हेलो गाइज, और सब कैसे आप लोग? सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ कल हमने छोड़ा था कहा कि जो हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन वॉल, उसके सारे जितने भी केसेस होते हैं ना, वो सब कर लिए प्लेन वॉल के। ओके, अब बात करते हैं हॉलो सिलेंडर, हीट कंडक्शन थ्रू हॉलो सिलेंडर। जो सिलेंडर की वॉल होती है, हॉलो मतलब कोई भी अगर हॉलो सिलेंडर है, उस सिलेंडर की थिकनेस होगी, ठीक है, उस सिलेंडर की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो अगर जब मान लिया जैसे कि हाँ ये है, ये जो इनसाइड रेडियस है, अब हॉलो सिलेंडर है, उसकी इनसाइड रेडियस R1 ले ली मैंने और आउटसाइड रेडियस R2 ले ली, ठीक है। तो अब मान लो कि इस सिलेंडर के थ्रू, हॉलो सिलेंडर के थ्रू कोई भी फ्लूइड, कोई भी हॉट फ्लूइड ले लो, ठीक है, कोई भी हॉट फ्लूइड इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसके थ्रू फ्लो कर रहा है। तो अब फ्लो कर रहा है तो भाई अब इसकी जो इनसाइड सरफेस है सिलेंडर की, उसका टेम्परेचर कुछ होगा, ठीक है। तो मान लिया वो टेम्परेचर T1 है, अब हॉट फ्लूइड है, ठीक है, और इस सिलेंडर की जो आउटर साइड है, जो आउटर वाली सरफेस है, उसका टेम्परेचर T2। अब क्या होगा, जो अंदर हॉट फ्लो कर रहा है तो हीट का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र होगा थ्रू द सरफेस, जो सिलेंडर की सरफेस है, टेम्परेचर T1 T2 मतलब अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, मान लो अलोंग द रेडियल डायरेक्शन हीट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि टेम्परेचर T2 T1 अलोंग द रेडियल डायरेक्शन है। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे हमने प्लेन वॉल में लिया था, प्लेन वॉल में क्या केसेस था? प्लेन वॉल में केस था वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन। तो यहाँ भी क्या होगा, तो पहली बात क्या होगी, वन डायमेंशनल हीट का कंडक्शन होगा, मतलब हीट का जो फ्लो है केवल और केवल वन डायमेंशनल, और वो कहाँ है, किस डायरेक्शन में, अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट भाई, वन डायमेंशनल हीट का कंडक्शन। ओके, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, ये तो पहली बात होगी कि पहला अजम्पशन कि वन डायमेंशनल हीट का कंडक्शन होगा। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, मतलब कि जैसे प्लेन वॉल के केस में था कि टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। जो टेम्परेचर इनसाइड सरफेस का जो टेम्परेचर T1 है, आउटसाइड सरफेस का टेम्परेचर T2 है, इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब फंक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट का कांस्टेंट है, इनसाइड सरफेस पे T1 है तो T1 ही रहेगा, T2 है तो T2 ही रहेगा, समझे, चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यही स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर कहता है। स्टडी स्टेट क्या होता है कि हीट ट्रांसफर नॉट ए फंक्शन ऑफ आर, मतलब अलोंग द रेडियस हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। क्यों होगा भाई चेंज, क्योंकि T2 चेंज होना ही नहीं है। अब हीट ट्रांसफर क्या होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है नहीं, मैंने कहा ना हीट कंडक्शन क्या है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो T2 T1 चेंज ही नहीं हो रहा, तो हीट ट्रांसफर का जो फ्लो है वो भी चेंज नहीं होगा। तो अलोंग द अगर आप लोगे तो टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, ठीक है। और हीट ट्रांसफर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, ठीक है। और क्या बात है भाई, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन है, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, मतलब जो हीट ट्रांसफर है नॉट ए फंक्शन ऑफ आर, हम कह सकते हैं नॉट ए फंक्शन ऑफ आर। ओके, और नो हीट जनरेशन, किसी भी टाइप का हम कोई एक्सटर्नली सोर्स इस सिलेंडर के अंदर नहीं है जो अंदर सिलेंडर के इनसाइड हीट कर रहा हो,
ठीक है, मतलब कहना कि हीट जनरेशन हो रही है, तो हमने एक्सटर्नली कोई नहीं लगा रखा है अंदर, कोई भी हीट जनरेशन का सोर्स नहीं है, तो नो हीट जनरेशन इन द सिलेंडर, ठीक है, नो हीट जनरेशन। तो भाई ये सब अजम्पशन ले रहे हैं कि कोई ये चीज़ नहीं हो रही है। और क्या चीज़ हो सकती है? वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन हमने लिया है, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर हमने लिया है, नो हीट जनरेशन हमने लिया है, ओके। और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जो सिलेंडर है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है कांस्टेंट है। जिस मटेरियल का ये सिलेंडर बना हुआ होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, मतलब वेरी नहीं कर रही है टेम्परेचर के साथ। अब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी है तो वो कैसे निकालते हैं, वो आप देख लेना उसमें। अगर वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी अगर क्वेश्चंस में आता है कि थर्मल कंडक्टिविटी वेरी कर रही है तो वो कैसे निकालते हैं आप देख लेना। प्लेन वाले मैंने क्वेश्चन बता रखा है, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी अगर सॉलिड की लोगे चेंज होती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर रेंज की बात करोगे, मतलब कि कोई अगर मैं रूम टेम्परेचर पे बात करूँ, थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की कुछ होगी, और उसी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अगर मैं हायर टेम्परेचर बात करूँ, 400 केल्विन, 500 केल्विन, 600 केल्विन, 800 900 केल्विन पे बात करूँ तो डिफरेंस आएगा। अगर टेम्परेचर रेंज ज़्यादा है तो डिफरेंस थर्मल कंडक्टिविटी का आएगा। पर अगर हम डेफिनिट टेम्परेचर रेंज की बात करें, कुछ ज़्यादा लॉन्ग रेंज की टेम्परेचर की रेंज की ना बात करें, ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी हम एवरेज मान के चलते हैं। एवरेज थर्मल कंडक्टिविटी, जितनी भी थर्मल कंडक्टिविटी होती है एवरेज ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ कांस्टेंट है। तो बात समझ में आ गई। तो चार चीज़ें तो हमको ये चीज़ें अजम्पशन मान के चलनी है कि ऐसे 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 है। अब जैसे मैंने क्या कहा कि T2 ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन T2 है। भाई टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन T2 है ना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 क्या है, इनसाइड टेम्परेचर है। अब क्योंकि कुछ हॉट फ्लूइड इसके फ्लो कर रहा होगा तो भाई इनसाइड वाला टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और बाहर क्या है, बाहर एम्बियंट है, ठीक है, एम्बियंट का टेम्परेचर कम होगा, तो और एम्बियंट का टेम्परेचर, उसकी सरफेस का टेम्परेचर भी कम होगा। तो T1 ग्रेटर देन T2 है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, समझ रहा, T1 ग्रेटर देन T2। अब भाई अब हमको पता है फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी ओवर डी आर, Q इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी ओवर डी आर, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है। मतलब हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है अलोंग द, मतलब देखो क्या कहा है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस किस डायरेक्शन में है, अब हम वन डायमेंशनल ले रहे हैं, तो वन डायमेंशनल हम केवल रेडियल डायरेक्शन वाला ले रहे हैं, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन, ओके, केवल एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर टेम्परेचर इज क्या हो गया, फंक्शन ऑफ आर। टेम्परेचर क्या है, फंक्शन ऑफ आर। टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ आर, क्योंकि हम रेडियल डायरेक्शन बात कर रहे हैं। तो अब देखो R1 रेडियस पे टेम्परेचर T1 है, R2 रेडियस पे टेम्परेचर T2 है। अब ऐसे ही कोई मैंने ये लिया रेडियस R, ठीक है, रेडियस R पे कुछ टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर स्टडी, अब मैं जब कह रहा हूँ ना स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर T1 इनसाइड सरफेस पे कांस्टेंट रहेगा, अलग अलग रेडियस पे अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, पर उस रेडियस पे उतना ही टेम्परेचर रहेगा
चेंज नहीं होगा। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि R1 रेडियस पे टेम्परेचर T1 है तो T1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। R2 रेडियस पे टेम्परेचर T2 है तो T2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र की कंडीशन है। और R रेडियस पे टेम्परेचर कुछ भी हो, T टेम्परेचर हो, मान लिया T टेम्परेचर है तो वो T ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये है पर अलोंग द रेडियस तो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर इज फंक्शन केवल फंक्शन ऑफ R का है और किसी का फंक्शन नहीं, ठीक है। अब मैंने केवल क्या करा, ये मैंने ले लिया एक, ओके। है नहीं, ये सरफेस, क्योंकि अलोंग द ये जो सरफेस है सिलेंडर की, इसके अलोंग हीट का ट्रांसफर होगा, जो सरफेस है नहीं, सिलेंड्रिकल सरफेस। अब देखो जो Q है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो QR, अगर मैं QR की बात करूं, ठीक है, वैसे तो Q स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है, कांस्टेंट ही रहेगा, तो QR माइनस थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। एरिया कौन सा वाला, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसका एरिया कितना है, 2 पाई आर क्या हो गया, सरकमफ्रेंस, और लेंथ L, समझ गए, ठीक है ना। 2 पाई आर इंटू लेंथ L, dt ओवर dr, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, dr को यहाँ लेगा इस साइड r, QR माइनस के 2 पाई L dt, इंटीग्रेशन करेंगे R1 से R2, क्योंकि R1 से R2 वन डायमेंशनल, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे T1 से T2। R1 से R2 कर रहे हैं तो T1 से T2। अब भाई QR तो कांस्टेंट है, ये QR जो है वो फंक्शन ऑफ R नहीं है, QR जो है नॉट ए फंक्शन ऑफ R, क्योंकि मैंने कहा ना क्यों नहीं है, क्योंकि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है, QR कांस्टेंट रहेगा। तो ये बाहर ले लिया, तो Q को QR क्यों लिखा, Q लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, QR लिखो, Q लिखो, Q dr बाई आर इंटीग्रेशन ln r, तो क्या होता है ln r2 बाई r1, यही तो होता है, माइनस थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट बाहर आ गया, तो 2 पाई के लेंथ भी कांस्टेंट L, और dt क्या होगा T2 माइनस T1। तो भाई यहाँ से Q क्या आ गया, यहाँ से Q आ गया 2 पाई के L T1 माइनस T2 डिवाइड बाई ln R2 डिवाइड बाई R1, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू ए होलो सिलेंडर थ्रू द सरफेस ऑफ द होलो सिलेंडर, 2 पाई के L T1 माइनस T2 डिवाइड बाई ln R2 ओवर R1, इतना वाट, इतने वोल्ट, ठीक है, समझ गए ना। अब भाई जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, वो यहाँ भी लगेगा। थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, थर्मल सर्किट बनाए तो थर्मल सर्किट बनाते हैं भाई। देखो ये रहा थर्मल सर्किट हमारा, टेम्परेचर T2, ये T1, ये क्या है R, थर्मल रेजिस्टेंस, सॉरी थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होता है Q इक्वल्स टू डेल्टा T ओवर R होता है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं T1 माइनस T2 डिवाइड बाई R थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है Q इज इक्वल्स टू
T1 माइनस T2 ln R2 बाई R1 डिवाइड बाई 2 पाई के एल। तो यहाँ से थर्मल रेजिस्टेंस क्या आया, ln R2 डिवाइड बाई R1 डिवाइड बाई 2 पाई के एल। ये क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, किसका, हॉलो सिलेंडर का। ठीक, किसका, हॉलो सिलेंडर। जब इसके थ्रू आपको, जब टेम्परेचर T1 T2 ये सब चीज़, थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन थ्रू हॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस। ओके, तो अब बात करते हैं कंपोजिट। अब भाई कंपोजिट सिलेंडर की, ठीक है, इसे मिटा लेते हैं पहले। चलिए अब बात करते हैं कंपोजिट सिलेंडर। अगर भाई हॉलो सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है, उस पर K1 थर्मल कंडक्टिविटी की कोई K1 थर्मल कंडक्टिविटी का कोई सिलेंडर है, उसके ऊपर एक दूसरी लेयर चढ़ा दी हमने किसी दूसरी थर्मल कंडक्टिविटी का K2, ठीक है, या फिर उसके ऊपर से एक और चढ़ाते हैं डिफरेंट क्यों ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई हॉलो सिलेंडर है, तो टेम्परेचर T1, अब कोई हॉट फ्लूइड जा रहा है, तो इनसाइड सरफेस, जो इसकी इनसाइड सरफेस है, इसका टेम्परेचर T1। ओके, अब भाई जहाँ तक K1 थर्मल कंडक्टिविटी का सरफेस है, उसके इंटरफेस पे टेम्परेचर T2 है। मतलब K1 थर्मल कंडक्टिविटी और K2 थर्मल कंडक्टिविटी, उन दोनों के बीच कोई इंटरफेस होगा तो उसका टेम्परेचर T2। और जो आउटर सरफेस है उस सिलेंडर की, K2 थर्मल कंडक्टिविटी का जो आउटर सरफेस है, उसका टेम्परेचर T3। ठीक है, अब क्या कैसे निकालेंगे हीट ट्रांसफर। देखो भाई, थर्मल सर्किट का यूज करेंगे। अब हमें पता चल गया थर्मल रेजिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस हमको पता है। थर्मल सर्किट का यूज करेंगे, तो अब देखो थर्मल सर्किट में क्या, इनसाइड टेम्परेचर कितना है T1, ओके, रेजिस्टेंस R1, और उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया T2, कितना हो गया इंटरफेस पे T2, और फिर टेम्परेचर आ गया, ये कितना है T3, ये कितना रेजिस्टेंस है R2। भाई R1 रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि K1 थर्मल कंडक्टिविटी है, और R2 रेजिस्टेंस K2 थर्मल कंडक्टिविटी है। अगर एक सरफेस और चढ़ जाती तो एक और लग जाता। ठीक है, अब भाई R1 R2 क्या होगा, R1 क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस हॉलो सिलेंडर का, ln R2 डिवाइड बाई R1। R2 क्या है, आउटर रेडियस है किसकी, इसकी K1 थर्मल कंडक्टिविटी की आउटर रेडियस है, और K1 थर्मल कंडक्टिविटी की इनर रेडियस क्या है, R1, R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई थर्मल कंडक्टिविटी K1, लेंथ L तो कांस्टेंट है सबके लिए। ये तो हो गया R1। R2 क्या होगा, ln, अब K2 थर्मल कंडक्टिविटी का जो मटेरियल है, जो भी हमने रैप किया हुआ है, उसकी आउटर रेडियस कितनी है, R3। ओके, और उसी जो K3 थर्मल कंडक्टिविटी का इनर रेडियस कितना है, R2। जो R2 K1 थर्मल कंडक्टिविटी के आउटर रेडियस है, वही R2 K2 थर्मल कंडक्टिविटी के लिए इनर रेडियस है। दोनों इंटरफेस पे 2 पाई थर्मल कंडक्टिविटी K2L तो कांस्टेंट। अब भाई दोनों सीरीज में है, सीरीज में तो लगे हुए हैं, एक के ऊपर एक लपेटा हुआ सीरीज में है। अब सीरीज में कैसे ऐड हो जाता है, R1 प्लस R2, तो क्या हो गया, ln R2 बाई R1 2 पाई K1L प्लस ln R3 बाई R2 2 पाई K2L। थर्मल रेजिस्टेंस आ गया, ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर क्या होगा भाई,
ओवरऑल अगर हीट ट्रांसफर देखें तो इन टेम्परेचर T1 और आउटर सरफेस का टेम्परेचर कितना है T3 डिवाइड बाई ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस। बस अब भाई Q तो है नहीं, Q क्या है T1 माइनस T3 आर थर्मल ये तो थर्मल सर्किट का कॉन्सेप्ट है। T1 माइनस T3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, समझ ना। हमने इसको अब देखो इक्विवेलेंट बना लिया। कैसे बना लिया भाई, ये T1 यहाँ पर था, हमने क्या किया ये एक T3 एक थर्मल रेजिस्टेंस हमने ले लिया और इक्विवेलेंट इन दोनों का R1 प्लस R2 को ऐड करके T1 माइनस T3 जैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में करते हैं, समझे ना। अब भाई अब अगर आपको चाहिए होगा कि यार मेरे को T2 निकालना है तो निकाल लो T2। अब Q आपको पता है, Q आपने निकाल लिया, T1 आपको पता होता है, T3 आपको पता होता है, R थर्मल पता होता है। अब आपको होगा कि यार मेरे को T2 निकालना है, सरफेस इंटरफेस टेम्परेचर निकालना है, तो कैसे निकालोगे। Q तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, कांस्टेंट है। तो T1 माइनस T2 भाई Q तो कांस्टेंट है, जो Q यहाँ है वो Q यहाँ है वो Q यहाँ है। भाई Q ऐसे जा रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है वो कांस्टेंट रहता है, वैसे Q। अब भाई मुझे Q निकालना है तो Q क्या है, इन दोनों का ले लो, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई R1। Q आपको पता है, R1 आपको पता है, T1 आपको पता है, T2 निकालो, समझे। इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं हम, ये तो कंडक्शन की बात करी मैंने। अब भाई क्वेश्चन में अगर ये भी दे दे कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है सिलेंडर के अंदर, उसका कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर हमको दे देगा क्वेश्चन में, कोई सा भी फ्लूइड हो सकता है, तो उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अगर उसने क्वेश्चन में दे दिया, और जो आउटर एम्बिएंट टेम्परेचर एम्बिएंट एयर है उस कुछ भी हो सकता है, एम्बिएंट फ्लूइड कोई सा भी हो सकता है, उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दे दे, है नहीं, तब तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस भी आएगा, क्योंकि अभी तक कंडक्शन रेजिस्टेंस आ रहा था, तो क्वेश्चन में हमको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट नहीं दिया था, तो कंडक्शन रेजिस्टेंस आ रहा था, ठीक है। ये R1 R2 क्या है, इसके लिए कंडक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिकल फ्लो के ऊपर, तो ऐसे कंडक्शन रेजिस्टेंस हीट फ्लो पर, ठीक है, तो कंडक्शन रेजिस्टेंस है। अब जब हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी आ जाएगा, इनर जो हॉलो सिलेंडर है इनर वाला और आउटर वाला, ये दोनों के लिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का क्वेश्चन में दिया है, तो आपको फिर कन्वेक्शन रेजिस्टेंस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस ले, तो अगर मैं कन्वेक्शन रेजिस्टेंस ले फिर इसी में ले लेते हैं, है नहीं, तो क्या होगा कि अगर मान लो जो हीट जो भी यहाँ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इसे मिटा लेता हूँ पहले, ठीक है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी हॉट फ्लूइड इस हॉलो सिलेंडर के अंदर फ्लो कर रहा है, मतलब उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मान लिया H1 मान लिया मैंने, और कोई इस सिलेंडर के बाहर कोई भी फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, उसका मैंने हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H2, ठीक है, ओके, मतलब कि इन्वायरमेंट में ऐसे, और ऐसे ही H1। अब भाई ये T1 है, तो इसकी जो इनर वाली इनसाइड वाली जो सरफेस है, इसका एरिया कितना A1, ओके, क्योंकि अब भाई जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, जो क्यों क्या होगा, कन्वेक्शन, ड्यू टू कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, हीट का फ्लो होगा कन्वेक्शन के लिए, तो उसके लिए एरिया कौन सी वाली, अंदर वाली A1, ठीक है, A1। और ऐसे जो आउटसाइड वाली जो सरफेस है, इसके लिए एरिया क्या होगा, चलो ये मैंने H2 की जगह H3 ले लिया, तो ताकि थोड़ा बोल लगे, क्योंकि R1
R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, नहीं तो A3, ओके। A3 कौन सा, जो आउटर वाली सरफेस है, 2 पाई R3 इंटू L, है नहीं, यही तो होगा एरिया सिलेंडर का, सरफेस का, जो सिलेंडर है उसकी जो आउटर सरफेस है उसका एरिया 2 पाई R3 सर्कमफ्रेंस और लेंथ L, क्योंकि इसी के थ्रू तो हीट का कन्वेक्शनली फ्लो होगा। तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, अब इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाए, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो भाई सबसे पहले कौन सा आएगा, जो इनसाइड टेम्परेचर है। अब मान लिया, हाँ टेम्परेचर तो मान ले तो पहले, अब भाई जो अंदर वाला टेम्परेचर है, जो हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लिया उसका टेम्परेचर TG, और जो बाहर आउटसाइड है एम्बियंट में T इन्फिनिटी मान लिया मैंने। तो अंदर जो हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर कह रहा हूँ मैं, TG है, पर जो सरफेस का टेम्परेचर है, जो सिलेंडर है उसकी सरफेस का टेम्परेचर तो T1 ही है, ठीक समझ गए ना। T1 क्या है, सरफेस का टेम्परेचर, इनसाइड सरफेस, और TG क्या है, जो हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर। तो क्या हो गया TG। अब भाई इस जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसकी वजह से कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आएगा, ये आ गया, तो कितना आएगा 1/H1A1, यानी H1A1 क्या होगा 2 पाई R1 इंटू L। भाई ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस पे तो कन्वेक्शन ही हीट फ्लो होगी। अब किसके थ्रू होगा हीट ट्रांसफर, इस सिलेंडर की जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, तो इस कंडक्शन रेजिस्टेंस आएगा। तो ये टेम्परेचर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर T1 है, तो कंडक्शन रेजिस्टेंस आएगा, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है T2, तो कंडक्शन रेजिस्टेंस कितना है, ये जो है नहीं, कितना था ये ln R2/R1 2 पाई K1L, ये कंडक्शन रेजिस्टेंस है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 के लिए। अब ऐसे ही कंडक्शन रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी किसके लिए आएगा, K2 के लिए, तो ये क्या होगा ln R3/R2 2 पाई K2L, है नहीं। अब भाई, अब इस सरफेस के ऊपर जो एम्बियंट फ्लूइड है उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमको दे रखा है H3, तो उसके लिए भी कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आएगा। टेम्परेचर कितना है उस एम्बियंट फ्लूइड का T इन्फिनिटी, तो कितना आया कन्वेक्शन रेजिस्टेंस H3A3 आ गया, सबके सब सीरीज में है। तो ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं R1 प्लस R2 प्लस, ठीक है, ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों कंडक्शन रेजिस्टेंस और दो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, तो ये 1/H1A1 प्लस 1/H3A3, समझ गए। तो ये ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। अब भाई हीट ट्रांसफर हमने इसको पूरे को इक्विवेलेंट सर्किट मान लिया, मतलब कि TG T इन्फिनिटी, और ये क्या है ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस, ये वाला TG माइनस T इन्फिनिटी। तो Q क्या आएगा TG माइनस T इन्फिनिटी डिवाइड बाई, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर आ जाएगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब जैसे मैंने कहा था इससे पहले वाले में, अगर आपको इंटरफेस टेम्परेचर निकालना है, Q आपको पता चल गया, कोई सा भी ले लो। TG अगर आपको T1 निकालना है तो TG माइनस T1 ले लो, T2 निकालना है तो TG माइनस T2 ले लो, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। कंडक्शन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस भी हो गए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि कुछ भी आ जाए भाई कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैंने पहले वाले प्लेन वॉल में आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में बताया था ना, कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट U,
अब जैसे इसमें क्या था, इसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपका ये तो केवल कन्वेक्शन के लिए है। अब जैसे कहते हैं ना ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो अगर ओवरऑल हीट ट्रांसफर, मैंने क्या कर दिया कि जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है, एक ऐसा पैरामीटर है जो इक्विवेलेंट है पूरा किसके, इसके, मतलब कि Q इज इक्वल्स टू U, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है, ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट U I AI डेल्टा T या U नॉट A नॉट डेल्टा T। अब आपको पता है कि जो Q है वो तो कांस्टेंट है, क्यों, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है, फंक्शन ऑफ R नहीं है, मतलब कि रेडियस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो कांस्टेंट है Q तो UI AI क्या है, UI AI क्या है, UI क्या है, हीट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये जो ये वाला पहला वाला टर्म है ना UI AI डेल्टा T, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो ये इनसाइड सरफेस को लेके है, ठीक है, और U नॉट A नॉट डेल्टा T आउटसाइड सरफेस को लेके है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लेन वॉल में क्या था, वहाँ पर क्या था कि एरिया कांस्टेंट था, अलोंग द हीट डायरेक्शन एरिया कांस्टेंट था, पर यहाँ तो अब यहाँ पर एरिया तो कांस्टेंट नहीं है ना भाई, एरिया क्योंकि यहाँ पर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, फंक्शन ऑफ R है, टेम्परेचर फंक्शन ऑफ R है, मतलब टेम्परेचर रेडियस के जैसे जैसे बढ़ लिए वैसे चेंज हो रहा है। प्लेन वॉल में नहीं था ना ऐसा, प्लेन वॉल में तो टेम्परेचर वहाँ पर कोई R का मतलब ही नहीं है, एरिया तो कांस्टेंट था वहाँ, है नहीं, यहाँ पर तो टेम्परेचर फंक्शन ऑफ R है। तो यहाँ पर क्या है, अब UI AI डेल्टा T, अगर मैं इनर सरफेस को लेके करूँगा, जो इनर सरफेस वाला एरिया है उसको लेके अगर मैं हीट ट्रांसफ़र निकालूँ, A नोट क्या है, जो आउटर वाली सरफेस है उसको लेके अगर मैं हीट ट्रांसफ़र निकालूँ, समझ गए। तो अगर Q इनर सरफेस को लेके निकालता हूँ, तो आपको पता है जैसे मैंने यहाँ पर अभी निकाला था, है नी, Q R क्या था, R थर्मल, जो ओवरऑल क्या था, डेल्टा T ओवर Q होता है, तो डेल्टा T ओवर Q यहाँ पर क्या आएगा, 1/UI AI या 1/U नॉट A नॉट, यही तो है R। तो 1/UI अगर मैं लेता हूँ, इनर वाली जो सरफेस है उसका एरिया लेता हूँ, क्योंकि Q तो कांस्टेंट है ना, R क्या होगा, डेल्टा T ओवर Q 1/, तो यहाँ से डेल्टा T ओवर Q, या तो 1/UI ले लो या 1/U नॉट A नॉट ले लो, समझे। तो मैं अगर 1/UI ले रहा हूँ, अगर मैं 1/UI ले रहा हूँ, तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी थी, इक्विवेलेंट ये वाली थी ना, 1/H1 AI, क्योंकि ये AI कौन सा है, मान लिया मैंने U1 A1 कर लो, चलो कौन सा है नहीं, U1 A1, ये क्या था, U3 A3, ठीक है। तो H1 A1 U1 A1 प्लस ln R2 डिवाइड बाई R1 2 पाई K1L प्लस ln R3 डिवाइड बाई R2 2 पाई K2L प्लस 1/S3 A3। अब भाई यहाँ पर A1 से तो इसका A1 कट गया, और यहाँ पर जब करोगे तो यहाँ A1 आएगा। अगर मैं ये वाला ले लूँ, आउटर साइड वाला U3 A3 ले लूँ, तो क्या होगा, 1/H1 A1 प्लस ln R2 R1 2 पाई K1L प्लस R3 डिवाइड बाई R2 2 पाई K2L प्लस 1/S3 A3। अब A3 से A3 कट गया, समझ रहे हो ना। तो जो ये U1 है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन इनसाइड सरफेस एरिया जो हॉलो सिलेंडर का है, और जो U3 ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन आउटर सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर, ठीक है। U1 जो है
वो बेस्ड ऑन इनसाइड सरफेस है, U3 क्या है, बेस्ड ऑन आउटर सरफेस है। अगर आपसे कहे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालो, तो अगर वो कहेगा कि बेस्ड ऑन इनसाइड सरफेस तो A1 लेंगे, बेस्ड ऑन आउटसाइड सरफेस तो A3 लेंगे। ठीक है, अगर आपसे कहता है क्वेश्चन में कि अगर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होगा, समझे। इनसाइड क्वेश्चन में पूछेगा कि इनसाइड सरफेस को लिए करना है, आउटसाइड सरफेस को लिए करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई। अब देखते हैं हम जिससे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, तो इससे पहले मिटा लेते हैं। चलिए आप देखते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, मतलब कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, जो हम इंसुलेशन करते हैं किसी भी सॉलिड बॉडी पे, मतलब सॉलिड बॉडी कोई सॉलिड वायर, आपने वायर देखे होंगे, वायर है, उसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन की जाती है। ठीक है, इंसुलेशन की जाती है। जो आपके जो वायर बिजली वाले तार हैं, इनके ऊपर भी इंसुलेशन रहती है। ठीक है, इंसुलेशन रहती है इनके ऊपर, जो बिजली वाले वायर हैं, और जो आपकी जो इलेक्ट्रिकल पावर वाली ट्रांसमिशन लाइन जाती है, ठीक है, इनके ऊपर भी इंसुलेशन करते हैं। पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, जो लाइन जाती है, उसके ऊपर भी आप इंसुलेशन देखोगे। ठीक है, तो उसमें भी तो क्या होता है कि इंसुलेशन करते हैं ताकि हीट का जो हीट क्या होता है कि अब देखो, इलेक्ट्रिकल करंट वायर के थ्रू फ्लो करेगा। वायर के थ्रू जो आपकी पावर ट्रांसमिशन वाली लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है। अब वो जब फ्लो करता है तो वायर के अंदर भी जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट जनरेट होगी हीट जनरेट। अब भाई वो हीट जनरेट अगर बाहर नहीं निकली, कंडक्ट नहीं हुई, कन्वेक्ट नहीं हुई, ठीक है, उसको अगर आपको रिलीज करना है, क्योंकि अगर उसी के अंदर रही तो वायर आपका जल जाएगा हीट की वजह से, तो उसको आपको बाहर एम्बियंट में आपको उसको रिलीज करना है, एयर को, जो हीट जनरेट हुई है। अब उसके लिए वो भी करना है, और आपको क्या करना है कि जो वायर आपने है उसको इंसुलेशन करके, मतलब कि थर्मली उसको हीट का फ्लो करना है, पर इलेक्ट्रिकली उसकी कंडक्टिविटी कम हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना हो और थर्मल कंडक्टिविटी बढ़िया हो। अगर भाई इलेक्ट्रिसिटी आपकी उस वायर के थ्रू जो आप फ्लो कर रहा है, वो अगर इलेक्ट्रिसिटी करंट आएगा फिर आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्ट हो रहा है वायर के थ्रू, तो क्या फ़ायदा इंसुलेशन का। इंसुलेशन ऐसा हो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ना हो पर थर्मली कंडक्टिंग हो, जो हीट है वो तो आपकी कंडक्ट हो जाए, इन्वायरमेंट में आ जाए, एम्बियंट में आ जाए, और जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से आपको करंट लगता है नहीं, कभी कभी करंट लग जाता है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो करंट है वो आपका कंडक्ट ना हो, वो आपका इंसुलेशन से बाहर ना जाए, ऐसे आपको इंसुलेशन करना पड़ता है। करता नहीं पड़ता आपने देखा होगा, जब आप उसको वायर को छीलते हो, घर का जो नॉर्मल वायर है उसमें अंदर जो कॉपर की वायर होती है नहीं, उसके अंदर उसके ऊपर से इंसुलेशन रहता है, उसको हटाते हो, ऐसे है नहीं रहती इंसुलेशन, तो वही है। उससे क्या होता है, हीट जो है वो कंडक्ट हो जाती है, थर्मल जो हीट है वो कंडक्ट हो जाती है, पर जो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग है वो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता उसमें। ऐसी इंसुलेशन हमको करनी होती है। ओके, और कभी कभी इंसुलेशन किस लिए करनी होती है, जो अब क्या होता है कि कोई सिलेंडर, कोई हॉलो सिलेंडर, जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले उसमें बताया था, हॉलो सिलेंडर है। अब उसमें क्या हो रहा है कि हॉट फ्लूइड आपका जा रहा है, अब भाई आपको नहीं चाहिए, आपको ये करना है कि जो हीट का उस हॉलो सिलेंडर के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो मतलब कि जो हॉलो सिलेंडर है उसके अंदर जो हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो हॉट ही रहे, मतलब ठीक है, मतलब कि सिलेंडर से उसका एम्बियंट में हीट ट्रांसफ़र लॉस ना हो, हीट लॉस ना हो। अगर हीट लॉस होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा हॉट फ्लूइड का, ऑब्वियस सी बात है। तो हमको क्या, अगर जैसे हॉलो सिलेंडर है तो उसमें आपको अगर ऐसी इंसुलेशन करनी है कि
जो हीट ट्रांसफ़र को रजिस्ट कर सके, जो हीट ट्रांसफ़र, जो हीट लॉस हो रहा है उस सिलेंडर के थ्रू, हॉलो सिलेंडर के थ्रू उसको होने ना दे, रजिस्ट कर सके। तो ऐसी इंसुलेशन आपको चढ़ानी होती है। और कभी होता है कि आपको इंसुलेशन ऐसी चढ़ानी होती है कि आप उस हीट ट्रांसफ़र को, हीट लॉस को होने देते हैं, हीट लॉस को होने देते हैं। ऐसा भी होता है, हीट लॉस होता ही है नहीं, पर आपको ऐसी इंसुलेशन कर, ऐसे अब मैंने जैसे वायर का बताया, तो आपको उसमें क्या करना है, इंसुलेशन करनी है। इंसुलेशन तो करनी पड़ती है जो इलेक्ट्रिकल वायर है। ओके, तो क्या होता है कि क्रिटिकल रेडियस एक टर्म आता है कि वो इंसुलेशन हम जब चढ़ाते हैं, तो जब इंसुलेशन आप चढ़ाओगे तो रेडियस तो इंक्रीज होगी, जैसे जैसे इंसुलेशन चढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेडियस इंक्रीज होती जाएगी। तो एक रेडियस आती है जहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र का, जो हीट का जो फ्लो हो रहा है एम्बिएंट में मैक्सिमम होता है, उसको कहते हैं क्रिटिकल रेडियस। उस रेडियस की इंसुलेशन तक हीट का फ्लो मैक्सिमम होता है। उस रेडियस तक पहुँच, जब उस रेडियस, क्रिटिकल रेडियस पे पहुँच जाते हैं, तो उस रेडियस पे जो हीट जो ट्रांसफ़र होती है एम्बिएंट को, वो मैक्सिमम होती है। अब फिर अगर आपने उस रेडियस, क्रिटिकल रेडियस से और आगे चढ़ा दी इंसुलेशन, तब हीट का जो हीट जो मतलब आप हीट लॉस जो आपको हीट एम्बिएंट में ट्रांसफ़र करनी है वो डिक्रीज होने लग जाता है। समझे? मतलब कि अब देखो, जैसे मैंने इससे पहले वाले बताया था आर आई आर नॉट हमने निकाला था हॉलो सिलेंडर के केस में। हॉलो सिलेंडर के केस में हमने निकाला था इलेक्ट्रिकल थर्मल सर्किट बनाए। अब क्या हुआ, ये एक वायर है आर आई रेडियस का वायर, ठीक है। मान लो जो कॉपर वायर, जो आपकी जो ये घर की जो वायर होती है ना, इसको छीलने के बाद जो आता है वो मान लो उसकी रेडियस आ रही है। अब इस जो कॉपर की जो अंदर जो वायर होती है, पतली सी होती है ना, उसमें कई सारी लेयर होती हैं, है नहीं, तो उसकी रेडियस मतलब एक की आ रही है। अब क्या करा हमने, उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया मैंने आर नॉट रेडियस का मैंने इंसुलेशन उस वायर के ऊपर चढ़ाया। अब ये इलेक्ट्रिकल वायर है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है। अब भाई आपको पता है जब करंट फ्लो होता है तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। Q क्या है, हीट ट्रांसफर, Q आई स्क्वायर आर होता है, तो हीट का लॉस होगा। अब जब हीट क्या होगा, इस वायर से बाहर की तरफ हमको तो भाई करवाना है, अगर नहीं करवाओगे तो ये इस वायर को पिघला देगा हीट की वजह से। तो हम क्या होगा, हीट कंडक्ट होगी। जो इंसुलेशन हमने करी है, वो हीट कंडक्ट करेगा बाहर की तरफ, ठीक है। उस इंसुलेशन से हीट कंडक्ट होगी, और ये जो इंसुलेशन है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है उसको कंडक्ट नहीं करेगा। तो उससे आपको करंट लगने से बचोगे, और हीट का फ्लो भी हो रहा है, तो दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि बाहर की तरफ हीट का कंडक्शन होगा। तो जो ये मैंने इंसुलेशन करी है, ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K मान ली मेरी, ओके। K थर्मल कंडक्टिविटी का आर नॉट रेडियस तक मैंने इंसुलेशन करी है। और जो ये वायर है तो सॉलिड वायर है, ओके। तो थर्मल सर्किट बनाए तो भाई, तो इसका टेम्परेचर, इस सॉलिड वायर की जो सरफेस है इसका टेम्परेचर Ti, ओके। अब भाई जो मैंने इंसुलेशन करी है, इसके बाहर एम्बिएंट है, एम्बिएंट एयर है, उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H, और उस एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर T इन्फिनिटी, ठीक है। तो भाई थर्मल सर्किट बनाए तो ये क्या टेम्परेचर है, Ti इस सॉलिड वायर का। अब ये सॉलिड वायर है, इसके अंदर कोई भी, समझ लो सॉलिड है ना, ठीक है। तो इसका सरफेस टेम्परेचर कितना हो गया, Ti। तो भाई ये हो गया कंडक्शन रेजिस्टेंस किस किस के बीच में, Ti और
ये जो है जो इंसुलेशन करी है इसके बीच में, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कितना H, और एरिया ए नॉट क्यों भाई, ये जो सरफेस है इंसुलेट 2 पाई आर नॉट इंटू एल, और ये क्या होगा ln आर नॉट बाई आर आई। भाई ये हम क्योंकि कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, इस इंसुलेशन के थ्रू, इसकी आउटर रेडियस क्या है आर नॉट, इसकी इनर रेडियस क्या है आर आई, डिवाइड बाई 2 पाई, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है इस इंसुलेशन की के, और लेंथ कितनी है एल, तो ln आर नॉट बाई आर आई 2 पाई के एल और 1 बाई एच। तो ए नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए नॉट को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर नॉट, 2 पाई आर नॉट सर्कमफ्रेंस आउटर इंसुलेशन का, और लेंथ कितनी है एल। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर क्या है टी इन्फिनिटी क्या है एम्बिएंट टेम्परेचर, टी आई क्या है सॉलिड वायर की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर, टी आई टी इन्फिनिटी। अब भाई तो इक्विवेलेंट निकाल लें आर, अगर मैं ओवरऑल निकालूं तो क्या होगा, दोनों सीरीज में है ऐड हो जाएंगे, तो ln आर नॉट बाई आर आई डिवाइडेड बाई 2 पाई के एल प्लस 1 बाई 2 पाई आर नॉट एच एल, ठीक है, ये आ गया, समझे ना। अब भाई हीट ट्रांसफर कितना होगा, कितना हीट ट्रांसफर होगा, Q इक्वल्स टू टी आई माइनस टी इन्फिनिटी, भाई टी आई माइनस टी इन्फिनिटी ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस, ये समझे ना। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार और, ln आर नॉट बाई आर आई डिवाइड बाई 2 पाई के एल प्लस 1 बाई 2 पाई आर नॉट एच एल, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब ये जो हीट ट्रांसफर है किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड करेगा बताओ। मैंने यहाँ पर वही सारे एजम्पशंस हैं पहले वाले, स्टेडी स्टेट, वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, ठीक है, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, वन डायमेंशनल हो रहा है, और नो हीट जनरेशन, किसी भी टाइप का एक्सटर्नली कोई हीट जनरेट नहीं हो रहा है। हम कोई जैसा होता है ना कि एक्सटर्नली कोई हमने यहाँ पर सोर्स लगा दिया, ऐसा नहीं है, और थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। तो जो ये हमने इंसुलेशन करा है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, ठीक है। तो क्यों हीट ट्रांसफर हो रहा है, और हमको चाहिए कि होना है, क्योंकि सॉलिड वायर है, पावर ट्रांसमिशन वायर है, तो भाई हीट ट्रांसफर हमको चाहिए कि होना है। अब तो ये जो हीट ट्रांसफर है मैंने क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, लेंथ एल वायर की कांस्टेंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एम्बिएंट एयर का कांस्टेंट, आर आई जो वायर की रेडियस है, सॉलिड वायर जो अंदर वाला वायर है उसकी रेडियस कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट है, टी आई टी इन्फिनिटी कांस्टेंट। तो भाई किस पे डिपेंड कर रहा है, आर नॉट पे। तो जैसे जैसे आप आर नॉट बढ़ाओगे या घटाओगे, ठीक है, डायरेक्ट आर नॉट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो Q है ना वो फंक्शन ऑफ आर नॉट है, Q क्या है फंक्शन ऑफ आर नॉट, Q क्या है फंक्शन ऑफ आर नॉट, यानी स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर आपको पता है नहीं, Q क्या है फंक्शन ऑफ आर नॉट है। अब फंक्शन ऑफ आर, क्योंकि इंसुलेशन कितना करना है, कितनी रेडियस तक करना है, है नहीं, मैंने कहा ना, तो क्योंकि जो आर नॉट है किसकी रेडियस है, इंसुलेशन की रेडियस है। तो अगर मुझे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर चाहिए, मैक्सिमम कि मुझे मैक्सिमम जो वायर के थ्रू जो हीट जनरेट हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, तो मुझे क्या है मैक्सिमम हीट को ट्रांसफ़र करना है एम्बिएंट में। तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र चाहिए तो मैं कितना इंसुलेशन रखूँ, आर नॉट पे डिपेंड करेगा
कितना इंसुलेशन रखना है मैक्सिमम, मुझे अगर हीट ट्रांसफर चाहिए फॉर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर तो डी क्यू बाई डी आर नॉट मैक्सिमम। तो आपको पता है डी क्यू बाई डी आर नॉट डिफ्रेंसिएशन करके 0 रख देंगे, है नहीं? तो मैक्सिमम मिनिमम आता है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डी क्यू बाई डी आर नॉट इज इक्वल टू 0, है नहीं? करेंगे तो डी क्यू बाई डी आर नॉट अगर आप 0 इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे ना तो क्या आता है, ये आता है आर नॉट इज इक्वल टू के वाई एच। के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी इंसुलेशन की, जो आपने इंसुलेशन करा है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है। क्वेश्चंस में आपको कभी कभी जो सॉलिड वायर है ना उसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी देता है, तो लड़के कंफ्यूज करते हैं, बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सॉलिड वायर की थर्मल कंडक्टिविटी रख देते हैं, पर नहीं, इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी है। एच क्या है? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एम्बिएंट का, एम्बिएंट में कोई सा भी फ्लूइड हो उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो क्रिटिकल रेडियस क्या आ गई? आर नॉट क्या आ गया? फॉर ए सॉलिड वायर, फॉर ए सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, सिलिंड्रिकल है ना, फॉर ए सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर। तो आर नॉट क्या आ गया? के वाई एच। तो आर नॉट का मतलब क्रिटिकल रेडियस, मतलब कि इस रेडियस पे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगा आउटसाइड। तो मतलब कि अगर मैं बनाऊं ये क्या है? आर नॉट, ये क्या है? क्यू मैक्सिमम, ये हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये क्यू मैक्सिमम, ये क्या है? रेडियस आर, किसकी? इंसुलेशन की रेडियस आर है। आर नॉट क्या है? ये इंसुलेशन की रेडियस आर है, ठीक है, जो हम इंसुलेशन करते हैं ना उसकी रेडियस। तो आर नॉट क्या है? क्रिटिकल रेडियस। मतलब कि क्या होगा, मतलब जैसे जैसे आप इंसुलेशन बढ़ाओगे हीट ट्रांसफर इंक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, एक क्रिटिकल रेडियस आएगी जहाँ पर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगा, और उसके बाद फिर आपने और इंसुलेशन करा तो हीट ट्रांसफर जो है डिक्रीज होने लग जाएगा। मतलब इन्वायरमेंट में जो एम्बिएंट में हीट का लॉस कम होने लग जाएगा, हीट ट्रांसफर कम होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो ये क्या हो गई? सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर की बात मैंने कही, किसकी? सॉलिड अगर सिलिंड्रिकल वायर है, अगर ये स्फेयर हो, अगर मतलब कोई भी ऐसा कुछ भी चीज़ हो जिसमें अगर हम कहें कि स्फेयर है, सिलिंड्रिकल ना होके स्फेयर है, स्फेयर है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इंसुलेशन की के है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एम्बिएंट का एच है। तो उस केस में कोई भी स्फेयर, मैंने कहा ना कोई भी अगर ऐसी कंडीशन है, ये तो मैंने वायर की बताई, तो इस वायर की जगह कोई स्फेयर हो तो उस केस में जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन है, जो इंसुलेशन हम जब स्फेयर के ऊपर करेंगे, स्फेयर तो समझ रहे हो ना, स्फेयर के जब हम ऊपर क्रिटिकल इंसुलेशन करेंगे तो उसके ऊपर जब इंसुलेशन करेंगे तो उसकी क्रिटिकल रेडियस कितनी होगी? 2k इंसुलेशन डिवाइडेड बाई h, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा इस सॉलिड वायर वाले में, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा स्फेयर में, स्फेयर के केस में 2k इंसुलेशन डिवाइड बाई h। कोई भी स्फेयर है उसके ऊपर हम इंसुलेशन चढ़ा रहे हैं तो एक रेडियस ऐसी होगी उस इंसुलेशन की जहाँ तक मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होगा इन्वायरमेंट में, और उस इंसुलेशन के ऊपर अगर आपने और चढ़ाई इंसुलेशन तो वो हीट ट्रांसफ़र डिक्रीज होने लग जाएगा। तो इस फेयर के केस में ये है, ठीक है। अब मैं अगर इसका आपको फिजिकली अगर सिग्निफिकेंस बताऊं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का कि क्या होता है, अब जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, 2-3 चीज़ें बता देता हूँ।
आप इंसुलेशन चढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग जैसी वायर पे आपने स्टार्टिंग में इंसुलेशन चढ़ाना स्टार्ट करा, तो आपको अब इनर टी आई और टी इन्फिनिटी तो आपके लिए कांस्टेंट है, इन एम्बिएंट का टेम्परेचर, और जो टी आई है जो सॉलिड वायर की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर। स्टार्टिंग में आपने इंसुलेशन चढ़ाया, ठीक है, तो क्या होगा जब आपने स्टार्टिंग में इंसुलेशन चढ़ाया, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 2 पाई आर नॉट, ठीक है, स्टार्टिंग में आप जब इंसुलेशन चढ़ा रहे हो तो 2 पाई, अब आर नॉट वाई आर आई, उन दोनों के बीच का डिफरेंस तो बहुत कम होगा। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग की बात, शुरुआत में, तो आर नॉट आर आई की थिकनेस बहुत कम होगी स्टार्टिंग में, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी कम होगी, कोई दिक्कत नहीं, ये तो फिर नेग्लेक्ट हो गया, नेग्लेक्ट कर लेते हैं इसको हमने नेग्लेक्ट कर लिया। अब आर यहाँ पर क्या है, केवल आर नॉट है, तो ये वाला इफेक्टिव होगा, तो मतलब कि कन्वेक्शन जो रेजिस्टेंस है वो इफेक्टिव होगा जब स्टार्टिंग में इंसुलेशन आप चढ़ा रहे हो, उसकी वजह से ये वाला कन्वेक्शन रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा हीट ट्रांसफ़र को बढ़ाने में। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपने इंसुलेशन ज़्यादा हो गई चढ़ाई, ठीक है, चढ़ाई, तो उस केस में कंडक्शन रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा, ठीक है, उस केस में कंडक्शन रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा। अब क्या होता है देखो, शुरुआत में मैंने कहा ना, शुरुआत में हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज होता है, जैसे जैसे इंसुलेशन चढ़ाते हैं वैसे वैसे हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज होता है। तो ये तो नेगलेक्ट है स्टार्टिंग में, तो आर नॉट की वैल्यू जैसे इंक्रीज हुई, ये वाला पूरा अब 1 में है, ये डिक्रीज होगा तो हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इंसुलेशन जैसे बहुत ज़्यादा हो गई तो उन दोनों आर नॉट और आर आई के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो गया, तो ये वाला टर्म काम आएगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब आर नॉट और आर वाई एल एन की वैल्यू निकालोगे तो ये बहुत ज़्यादा आएगी तो हीट ट्रांसफ़र डिक्रीज होने लग जाएगा। ये होता है, मतलब क्या केस है, ये देखिए ये वाला केस देख रहे हो ना, जब आप स्टार्टिंग में इंसुलेशन चढ़ा रहे हो तो हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से, क्योंकि ये स्टार्टिंग में नेग्लिजिबल अमाउंट देता है, ये ज़्यादा अमाउंट देता है, और जैसी जैसी आपने क्योंकि ये स्टार्टिंग में नेग्लिजिबल अमाउंट देता है, तो इसका तो मीनिंग हट गया, इसका रोल आता है कन्वेक्शन का। तो क्या होता है कि आर नॉट की वैल्यू जैसे आप बढ़ाओगे तो ये कन्वेक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीज होने लग जाएगा। अब ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, तो ये इंक्रीज हो रहा है। अब क्या होता है कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के बाद जब रेडियस और बढ़ाते हो तब ये इसका इफेक्ट कम हो जाता है, इसका इफेक्ट बढ़ने लग जाता है। अब जब आर नॉट की वैल्यू बढ़ाओगे तो एल एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये वाला टर्म इंक्रीज हो जाएगा तो हीट ट्रांसफ़र डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये है, तो इसीलिए ऐसे करके होता है, समझे। तो इसीलिए स्टार्टिंग में कन्वेक्शन रेजिस्टेंस और बाद में फिर कंडक्शन रेजिस्टेंस। चलिए सॉरी, तो क्या होता है कि फिर समझ गए ना कि कैसे कौन सा इफेक्ट, सबसे पहले जो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है उसका इफेक्ट ज़्यादा हो पड़ता है इन केस अगर कंपेयर करें कंडक्शन रेजिस्टेंस से स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद कंडक्शन रेजिस्टेंस का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर कंपैरिजन करें कन्वेक्शन रेजिस्टेंस से, ठीक है। अब इसके बाद एक 2-3 चीज़ और बता देता हूँ कि जब आप इंसुलेशन करते हैं, ठीक है, जब आप इंसुलेशन करते हो
मान लो कि मैंने, ये मेरा सॉलिड वायर है, ठीक है, इस पे मैंने इंसुलेशन की हुई है, ओके, और अलग 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 मटेरियल की इंसुलेशन मैंने की हुई है। मान लिया ये थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K1 है, ठीक है, K1 की इंसुलेशन की है, और एक इंसुलेशन और कर ली मैंने, चलो ये K2 की, K2 थर्मल कंडक्टिविटी की एक इंसुलेशन मैंने और चढ़ा दी वायर के ऊपर, समझ गए, 2 इंसुलेशन चढ़ा दी, K1 K2। तो ये इंसुलेशन जो चढ़ाते हैं ना, ये भी हम जरूरत ऑपरेशन के हिसाब को देख के, कैसे मतलब कि आप हमको क्या चाहिए, जैसे कि मुझे अगर अभी जैसे मेरा ये वायर है, अब मुझे हीट ट्रांसफ़र, इससे जो हीट है वो इन्वायरमेंट में जानी है, मतलब हीट लॉस होना है इससे, हीट का, ओके। तो मुझे तो चाहिए होगा ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करूँ एम्बियंट में, ज़्यादा से ज़्यादा हीट एम्बियंट में ट्रांसफ़र करूँ। तो भाई मैं उसी हिसाब से कि एक इंसुलेशन से काम चल जाएगा, 2 इंसुलेशन लगानी पड़ेंगी उस हिसाब से। अब क्या होता है, कभी कभी 2 इंसुलेशन लगाने की जरूरत पड़ जाती है नहीं, कभी एक इंसुलेशन से काम चल जाता है, क्योंकि आपको थर्मली जो हीट है उसको कंडक्ट भी कराना है, और आपको इलेक्ट्रिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको नॉन कंडक्टिंग होना है, इंसुलेशन इस हिसाब से होनी चाहिए। अब क्या होता है कि अगर अब मान लो कि इसमें ये जो सॉलिड, ये सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, मान लो ये हॉलो सिलेंडर है, ये जो वायर को है ना, अभी मैंने इसको वायर नहीं ले रहा हूँ, अभी ये वायर हटा लो, कोई वायर आया नहीं है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, इसके थ्रू वाटर, हॉट वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई सा भी फ्लूइड, हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब मुझे चाहिए कि जो ये हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके हीट लॉस को रिड्यूस करना है। भाई हीट लॉस ना हो, अब हॉलो सिलेंडर के थ्रू जब हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि जो हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका हीट लॉस ना हो थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंसुलेशन करूँगा, ठीक है, इंसुलेशन करूँगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम 2 इंसुलेशन चढ़ाते हैं, अलग अलग थर्मल, अलग अलग मटेरियल की 2 इंसुलेशन, दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगी। तो वो जो चढ़ाएंगे कि कौन से थर्मल कंडक्टिविटी की इंसुलेशन पहले चढ़ेगी, कौन से की सबसे बाद में चढ़ेगी। तो अगर मुझे हीट लॉस को कम करना है, तो मैं सबसे पहले जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम होगी उसकी इंसुलेशन चढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं अगर आपसे कहे ना कि आपको हीट लॉस कम करना है और आपके पास 2 मटेरियल है जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी इतनी है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इसकी इतनी है, तो सबसे पहले आप कौन सी वाली लगाओगे इंसुलेशन, कौन सी वाली चढ़ाओगे? तो आप कहोगे कि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम है वो सबसे पहले चढ़ाऊँगा, उसके बाद उससे ज़्यादा वाली चढ़ाऊँगा। समझे? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप यहाँ पर देख रहे हो जो हम हीट ट्रांसफ़र का जो हम जब हम ये हीट ट्रांसफ़र का जब ये हमने ये लिखा है इक्वेशन, थर्मल कंडक्टिविटी K1, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी ज़्यादा हो, जिस थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी तो कंडक्शन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो 1 में है, तो ये वैल्यू टोटल वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी इन कंपैरिजन टू जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो इसकी कम थर्मल कंडक्टिविटी वाले का जो कंडक्शन रेजिस्टेंस है ज़्यादा आएगा।
अब कंडक्शन रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा जिसका है, तो वो हीट ट्रांसफ़र कम होगा, जाहिर सी बात है नहीं। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो कंडक्शन रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। तो हमें तो रजिस्ट करना है, हमें तो हीट लॉस को कम करना है, तो सबसे पहले कौन सा इंसुलेशन चढ़ेगा? जिसका इंसुलेशन जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। समझ गए? समझ रहे हो ना? तो वो चीज़ है। तो अब डिफरेंट ऑपरेशन के हिसाब से, अब सॉलिड वायर में तो आप जो हीट ट्रांसफर बाहर की तरफ हो रहा है उसको तो भाई कम करोगे नहीं, उसको तो ज़्यादा ही रखोगे, है नहीं। अब उसको ज़्यादा रखोगे तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसको पहले चढ़ाओगे, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी पहले जिसकी ज़्यादा होगी उसको सॉलिड वायर के ऊपर चढ़ाओगे, ठीक है। यही तो है ना मेन उद्देश्य। तो वो डिफरेंट उद्देश्य के हिसाब से आप कर सकते हैं इसको। जो अब ये निकालो, हीट ट्रांसफर की इक्वेशन निकालो और देखो कंपैरिजन करके कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है नहीं। तो ये बात हो गई हॉलो सिलेंडर की, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन थ्रू हॉलो सिलेंडर, ठीक है, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें हो गई। तो इसके भी न्यूमेरिकल्स मैंने गेट में प्रीवियस जिसमें आए हुए हैं वो सब करा रखे, तो आप देख लेना। ओके, तो चलिए फिर कल मिलते हैं।